फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र दयाल। मैं कस्टम ब्रोकर हूं और LSC सर्टिफाइड ट्रेनर इन कस्टम लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिलो एंट्री या बिलो एंट्री क्या अहमियत होती है इंडियन कस्टम्स में, खास करके जब इंपोर्ट्स आते हैं इंडिया में। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. बिलो एंट्री जो डॉक्यूमेंट है उसकी कोई डेफिनेशन कस्टम्स एक्ट में नहीं दी गई है। सिर्फ इतना ही दिया गया है कि बिलो एंट्री इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 46, जो भी सेक्शन 46 में लिखा है, इतना ही उसका नाम है बिलो एंट्री का। तो बिलो एंट्री मेरे हिसाब से एक सर्टिफिकेट है जो हम बनाते हैं इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स और कस्टमर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि सेक्शन 46 का ये रवैया है कि कोई भी इंपोर्ट जब इंडिया में आएगा आपको बिलो एंट्री फाइल करने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी इट इज कंपलसरी। तो बिलो एंट्री के दो प्रकार है। पहला प्रकार है बिलो एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, यानी हम ड्यूटी भर के माल अपने फैक्ट्री में या गोडाउन में ले जाएंगे। दूसरी टाइप ऑफ बिलो एंट्री है वो बोली जाती है बिलो एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, यानी हम ड्यूटी को डिफर करेंगे और जब हमको माल निकालना है और उसको यूज करना है तभी हम ड्यूटी भरेंगे। ये दो सुविधा कस्टम में मौजूद है आज की तारीख में। तो जब आप बिलो एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 1 में फाइल की जाती है बिलो एंट्री नंबर फॉर वेयर हाउसिंग इन फॉर्म नंबर 2। और जब भी वेयर हाउसिंग से हमको माल निकाल के ड्यूटी भर के माल निकालना है तो फॉर्म नंबर 3 में बिलो एंट्री फाइल की जाती है। लेकिन बिलो एंट्री में जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो सब तरीके से सही होनी चाहिए। बिलो एंट्री की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन कस्टम्स में, उसके अभी बारे में हम थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो बिलो एंट्री जो होती है वो एक होती है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसमें इंपोर्टर का नाम रहता है, इंपोर्टर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहता है, वगैरह सारी डिटेल्स रहती है। इधर ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट, ड्यूटी आपने भरी है, नोबडी कैन डिस्प्यूट योर टाइटल, आपसे कोई आपका टाइटल छीन नहीं लेके जा सकता। दूसरा, जब मैंने बिलो एंट्री बनाई और मैंने इंडियन कस्टम्स के आइस गेट में ऑटोमेटेड सिस्टम में मैंने उसको अपलोड करके एक बिलो एंट्री नंबर जनरेट हुआ। अभी इंपोर्टर की हैसियत से मुझे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुझे पालन करना पड़ेगा और मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये सेकेंड इम्पोर्टेंस है बिलो एंट्री का। तीसरा इम्पोर्टेंस, जब मैं बिलो एंट्री बनाता हूँ मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वॉट एवर द कंटेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। सब जो भी मैंने लिखा है वो सही है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिए वो सही है, रेट ऑफ ड्यूटी, डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट का नाम वगैरह वो सब सही है। और ये सर्टिफिकेट मैंने बनाया है और मैं आपको अपलोड करता हूँ। आप मुझे मेरी बिलो एंट्री पास करके ड्यूटी लेके या वॉट एवर आप मुझे माल दे दीजिए। दैट मीन्स जो भी मैंने डिक्लेरेशन दिया है उसकी मैं पीछे हट नहीं कर सकता हूँ या मैं उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। इन केस मेरे गुड्स के अलावा और भी कुछ उसमें आता है या मेरे तरफ से कुछ गलत डिक्लेरेशन दिया जाता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अभी मैं पीछे हट नहीं कर सकता हूँ और जो भी कायदे कानून के हिसाब से पेनल्टी, फाइन जो भी लगेगी वो मुझे भरनी पड़ेगी। और ये तीसरा इंपॉर्टेंस है बिलो एंट्री का। चौथा इंपॉर्टेंस है बिलो एंट्री का कि जब मैंने बिलो एंट्री फाइल की और मैंने इंपोर्ट क्लियरेंस करने का जो काम लिया है तो आई मे नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड्स, आई मे बी अ पर्सन ऑफ होल्डिंग आउट और बेनिफिशियल ओनर। बट एक बार मैंने बिलो एंट्री फाइल कर दी तो उसको पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। लास्टली, द फैक्ट दैट मैंने बिलो एंट्री फाइल की है और मैंने सब्सक्राइब किया डिक्लेरेशंस के लिए और मैंने ड्यूटी भरी है और मैंने माल अभी मैं मेरे फैक्ट्री में गोडाउन में ले जाऊंगा, इसके आगे की कुछ भी कार्रवाई होगी जैसे कुछ शॉर्ट लिविंग प्रोविजन है या रिफंड है, वो सब मेरे हित में होंगे, मेरे खिलाफ होंगे। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे अभी ट्रांसफर हो जाती है एक बार गुड्स निकल गए उसके बाद। तो दोस्तों, बिलो एंट्री इज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस एज एक्सप्लेन। जो मैंने 5 अलग अलग मुद्दे उठाए अभी और इम्पोर्टेंस आपको बताया। अभी हम एक बात समझ लेंगे कि सेक्शन 46 के तहत जो हम बिलो एंट्री फाइल करते हैं तो सेक्शन 46 में क्या क्या दिया गया है उसका भी हमको निरीक्षण करना चाहिए। उसका जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, उसका भी हमको पालन करना चाहिए। तो लेट अस डिस्कस थोड़ा डिटेल में उसमें क्या लिखा है। एक तो बिलो एंट्री आप फाइल कर सकते हैं
30 days बिफोर द अराइवल ऑफ द कन्वेंस, यानी आपका माल जहाज से आ रहा हो, एरोप्लेन से या लैंड कस्टम स्टेशन से इंडिया की सरहद पर, आप 30 डेज बिफोर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, आइदर फॉर होम कंजम्पशन या फॉर वेयर हाउसिंग। सेकेंडली, इन केस माल समुद्र से आ रहा है और जो बाहर के देश यानी समझे यूके या यूएसए से आ रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री हमको फाइल करनी पड़ेगी एक दिन पहले। वो वेसल आता है उसके एक दिन पहले हमको फाइल करने की आवश्यकता रहती है। विमान के चलिए वेसल आता है वेसल लगती है सोमवार को, तो संडे के दिन जो छुट्टी रहती है, इन दैट केस ऑल्सो मुझे ऑफिस में जाके संडे को बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जो मैं मंडे को फाइल करूंगा तो मुझे लेट चार्ज लगेगा एक दिन का, विच इज 5,000 रुपीज पर डे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने और एक नियम बनाया है कि जो एयर कार्गो से माल आता है यानी हवाई जहाज से और लैंड कस्टम स्टेशन से अक्रॉस द बॉर्डर आता है, तभी हमको एक दिन पहले हम बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दिन वो एयरक्राफ्ट इंडिया में आने वाला है एयरपोर्ट पे, जिस दिन वो ट्रक या ट्रेन जहाँ से इंडिया के सरहद से माल आने वाला है, वही दिन आपको सेम डे आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट डे करेंगे तो आपको वापस पर डे 5,000 रुपीज का लेट चार्ज आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे भी इंक्लूडिंग हॉलीडेज है, तो एयरप्लेन जो संडे को आ रहा है या कोई भी बड़ी छुट्टी के दिन भी आ रहा है तो भी आपको वही दिन में आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की आवश्यकता रहेगी। तो हमने 3 प्रकार देखे, एक तो जहाज जो यूके यूएसए से आ रहा है एग्जाम्पल, उसको हम एक दिन पहले हमको फाइल करनी पड़ती है, लेकिन एयरक्राफ्ट में और लैंड कस्टम स्टेशन में सेम डे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, लेकिन इंक्लूडिंग हॉलीडेज। अभी समझो समुद्र से माल आ रहा है जहाज से म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव से, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। तो जैसे आपको सुविधा दी गई है एरोप्लेन या प्लेन में जब माल आता है या सरहद पे माल आता है, आपको सेम डे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है जिस दिन आपको जहाज लगता है, बिकॉज नेबरिंग कंट्रीज का और इंडिया का डिस्टेंस काफी कम है, तो 1 डे बिफोर आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वैसे लगेगा ये 5 देशों में से कोई भी एक देश में से माल इंडिया में आ रहा है, तो आपको सेम डे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग हॉलीडेज। संडे को आएगी तो संडे को आपको फाइल करनी पड़ेगी। अभी आप सब जानते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ अ पोर्ट इज आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, और एक्सटेंशन ऑफ एयर कार्गो इज एयर फ्रेट स्टेशन। तो जब जहाज से माल आता है, समझिए एक पोर्ट में, वहां से ट्रेन से जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो में, इंडिया में अलग अलग इनलैंड कंटेनर डिपो है विच इज नोन एज द ड्राई पोर्ट। यहाँ पे भी यूके यूएसए जैसी जो वेसल का जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, सेम अप्लाई होता है कि आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी एक दिन पहले बिफोर द अराइवल ऑफ द कन्वेयंस और ट्रेन और ट्रक टू दैट आईसीडी इंक्लूडिंग हॉलीडेज। और सेम वे एयर फ्रेट स्टेशन में 1 डे बिफोर इंक्लूडिंग हॉलीडेज आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एक दिन का लेट चार्ज भरना पड़ेगा इन केस यू डू नॉट फाइल इट 1 डे बिफोर इंक्लूडिंग हॉलीडेज। दैट लेट चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये जो मैंने आपको अभी डिटेल का विश्लेषण दिया कि कौन सा जहाज कब आता है, कौन सा एयरक्राफ्ट जब आता है, उसके पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की आवश्यकता रहती है या सेम डे रहती है इंक्लूडिंग हॉलीडेज। तो समझिए आप नहीं बिल ऑफ एंट्री फाइल कर पाते, तो लेट चार्ज एक जैसे मीटर चालू रहता है ऐसा उसको दर्शाया गया कस्टम एक्ट में। तो पहले 3 दिन आपको 5-5 हजार रुपये लगेंगे, यानी 15,000 रुपये, और फिर चौथे दिन से लगातार 10,000 रुपये अक्रू होंगे आपके लेट चार्ज, ये सेक्शन 46 के तहत, जब तक आप बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करते। तो लेट चार्ज को अवॉइड करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स पहले एडवांस में लेके बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी चाहिए। इसके लिए हमको ये 5,000 रुपया पर डे फॉर द फर्स्ट 3 डेज और बाद में 10,000 रुपीज पर डे, हमको इतना लेट चार्ज नहीं लगे, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और इसमें आपको कोई खास कारण होगा जिसमें आप नहीं फाइल कर सके, तो ही आपको पावर दिया है कस्टम ऑफिसर्स को कि आपको उसमें रिलैक्सेशन दे, आपको माफ करे, अदरवाइज आपको ये पैसा भरना जरूरी है और ये आपका कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ जाता है। तो लेट चार्ज का सिलसिला में और एक नियम जो है रेगुलेशन 4 में, इस रेगुलेशंस जो हम जिस चर्चा कर रहे हैं उसमें है कि लेट चार्ज आपकी ड्यूटी से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। इन द सेंस मेरी ड्यूटी है समझिए 1 लाख रुपया और मेरी लेट चार्ज 2,05,000 रुपया मुझे भरने की नौबत आई है, तो क्योंकि मेरी ड्यूटी इज 1 लाख, मेरा लेट चार्ज भी 1 लाख रहेगा इंस्टेड ऑफ 2,05,000। और सिमिलरली और कोई केस में जहाँ बिल ऑफ एंट्री असेस्ड इज नील, यानी मुझे कोई ड्यूटी नहीं भरनी थी क्योंकि समझो लाइफ सेविंग ड्रग्स था या कुछ और ऐसा कुछ था कोविड के टाइम का, और मे बी
FTP के प्रोविजंस के तहत मैंने कोई ड्यूटी नहीं भरी है, goods are assessed duty free, then the total late charge will be restricted to 50,000 rupees. 2,05,000 की जगह पे मैक्सिमम लेट चार्ज होगा जहां ड्यूटी असेस्ड टू नील विल बी 50,000 और विल बी इक्वल टू द ड्यूटी इन केस वेयर ड्यूटी इज टू बी पेड। तो दोस्तों इसमें मैं आज आपको दिखाया या समझाया कि बिलो एंट्री की अहमियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेट चार्जेस क्या है, और लास्टली मैं आपको और एक बात बोल दूं कि आप बिलो एंट्री 30 डेज पहले हवाई जहाज या कन्वेंस या शिप आने के 30 डेज इन एडवांस आप भर सकते हैं, लेकिन आपको रेट ऑफ ड्यूटी जो लगेगी जिस दिन फाइनल एंट्री मिलती है वो कन्वेंस को या वो जहाज को या वो एयरक्राफ्ट को, उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी वहां पे आपको ड्यूटी भरनी है, एंड नॉट द डे व्हेन यू हैव फाइल्ड द बिलो एंट्री इन एडवांस। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.